नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पर ही देख चुके होंगे कि आज हम लोग आवर्त सारणी बनाने वाले हैं। बच्चों, आवर्त सारणी बनाने वाले हैं, मैं कहता हूं इतना बढ़िया बनाएंगे आप कि फिर दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। बस आपका काम क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट आज इस आवर्त सारणी में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा बच्चों आपसे कि अभी तक जो आप तत्वों को याद करते थे, उसका क्रमांक याद करते थे, यानी कह दूं कि आवर्त सारणी में सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आज इसी वीडियो में यानी कि पूरा होने वाला है। आपको कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इसी के अंदर सारा काम होने वाला है। तो वीडियो जरूर पूरी देखिएगा और 1 से 2 बार जहां आप देखेंगे तो आपको पूरी आवर्त सारणी बनने लगेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों की लास्ट वीडियो जो थी उस पर हम लोगों ने पढ़ा था, जो मोजले थे, मोजले ने आवर्त से संबंधित नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो तत्व है उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ये बात उन्होंने कही थी बच्चों, तो ये बात तो आपको पता है। तो इन्होंने कब कही थी? जब पहले मेंडलीफ ने कहा था कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। तो उसके बाद इन्होंने संशोधन किया था। संशोधन करने के बाद बच्चों इन्होंने आवर्त सारणी में कुछ सुधार किए। तो आज जो हम लोग एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सब एफ ब्लॉक होते हैं, वो इन्हीं ने संशोधन करके दी थी। लेकिन बच्चों उस आवर्त सारणी का श्रेय मेंडलीफ को ही जाता है, ना कि मोजले को जाता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो आवर्त सारणी होगी बच्चों, इनमें जो भी परमाणुएं होती हैं उन परमाणुओं का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के आधार पर उन परमाणुओं को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में रख देते हैं, ठीक है ना। यानी परमाणुओं को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक में रखने वाले हैं। तो इसे ही आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि जब किन्हीं परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष पर जाते हैं तो उसी के आधार पर उसको किसी खंड में रखना, यानी कि एस या पी या डी, किसी खंड में रखना आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी व्यक्त करती है या बनाती है। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे चलिए हमारे पास ले लीजिए बोरान है, बोरान। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जैसे सल्फर, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लीजिए जैसे सोडियम, अगला एग्जांपल ले लीजिए जैसे मैग्नीशियम। इतने में आप समझ जाएंगे। बोरान का बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 5, इसका होता है 16, इसका होता है 11, इसका होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों जो अब मैं इसका करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं जानते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं और सेकंड लेसन पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका वहाँ बताया गया है, बेहतरीन ढंग से वहाँ आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 1s2 2s2 2p1 हो गया। इसके बाद अब इधर आते हैं, इधर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए बच्चों? 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 4 और बच रहे हैं 3p4, ठीक है। इसके बाद सोडियम, सोडियम का देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 हो गए बच्चों एस में। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए 12 हो गए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है। इससे पता चलता है मैग्नीशियम किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा एस ब्लॉक में किस जगह पर है। एस ब्लॉक में बच्चों 2 खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एस ब्लॉक में बच्चों कितनी खड़ी लाइनें होती हैं? 2, कुछ इस प्रकार की। ये देखते जाइए, अभी खड़ी लाइनें कुछ इस प्रकार की 2 होती हैं ऐसे, ठीक है। 7 डिब्बे बने होते हैं, बस आप समझ लीजिए। इसे पहला नंबर बोलते हैं, इसे दूसरा नंबर बोलते हैं। तो बेटा इनमें इस एस ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग आता है, पहला और दूसरा वर्ग आता है।
पहले वर्ग में वो एटम रखे जाते हैं जिनके अंतिम S में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसका मतलब S1 यानी सोडियम इस पहले वाले वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, S ब्लॉक के पहले वाले वर्ग में रखा जाएगा। चलिए मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर S ब्लॉक में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो इससे पता चलता है S ब्लॉक में कितनी खड़ी लाइनें हैं, एक ये जिसको 1 नंबर दिया गया यानी पहला वर्ग, और एक ये लाइन जिसको दूसरा वर्ग, यानी दूसरे वर्ग में मैग्नीशियम को रखना है। अब कहाँ रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह बच्चों चलिए अब P ब्लॉक को देखते हैं। P ब्लॉक में खड़ी 6 लाइनें बनती हैं। इस तरह खड़ी 6 लाइनें बनेंगी। देखिए, और एक ऊपर इस प्रकार रहेगा, नीचे लाइन इस तरह रहेंगी बच्चों। ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इसको बच्चों, ये पहले वाले खाने को हम बोलेंगे P1 है, इसको बोलेंगे ये P2 है, इसको बोलेंगे P3 है, इसे बोलेंगे P4, इसे बोलेंगे P5, इसे बोलेंगे P6। ये ज़्यादा लाइन बन गई है बच्चों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, बस P6 इतना होता है हमारे पास। ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा ऐसा, ये P6 देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बच्चों सल्फर पर आखिरी इलेक्ट्रॉन P में गया, तो ये तो पता चल गया कि P ब्लॉक में जाएगा। P ब्लॉक में कौन से P पर? तो P4 में। इसका मतलब ये यहाँ पर आने वाला है, ये यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अब क्या बच रहा है? बोरान। बोरान किस में गया इलेक्ट्रॉन? P में गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? P में गया। तो P में गया है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन P के किस वाले? P1 यानी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा उसको उसी ब्लॉक में रखा जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। फिर अब हम बताते हैं कैसे आवर्त सारणी बनाई जाएगी। बच्चों सबसे बड़ी बात अब आपको ये जानना है कि जो हमारा S ब्लॉक है, हमारी जो आवर्त सारणी है, वो आवर्त सारणी बच्चों S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में बटी। अब हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। S ब्लॉक में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सॉरी ये बताइए, आपने SPDF पढ़ा था, S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के लिए S ब्लॉक के लिए 2 खड़ी लाइनें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद P में बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? तो P में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते थे तो 6 इलेक्ट्रॉन जाता था, याद है? तो 6 इलेक्ट्रॉन जाता था, तो P ब्लॉक के लिए 6 खड़ी लाइनें बनेंगी इस प्रकार। ठीक है, अब बोलिए D में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? तो D में 10 जाते थे, तो खड़ी 10 लाइनें बनेंगी। याद रखें, याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसके बाद फिर बताइए आप F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? 14, तो कितनी खड़ी लाइनें होंगी? 14 खड़ी लाइनें होंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप देखिए आवर्त सारणी कैसे बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा करिए, और आप पेन कॉपी लिए रहिए, बनाते जाइए। सबसे पहले बच्चों बिल्कुल ऐसा, इस प्रकार बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच लीजिए। ये इसको बच्चों 7 खानों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 7 खानों में बांट दिया आपने। क्लियर होती बात? चलिए, ये पहली लाइन जो आपने खींची है, पहली लाइन खींची। ठीक है, इसके बाद अब पहली लाइन खींचने के बाद पहली ये वाली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को आगे कंटिन्यू करो, आगे बढ़ाओ, बस थोड़ी ही दूर, जितनी लाइन इतनी ये लंबी है उतनी ही लंबी खींचकर इसको नीचे ले आओ, और इसको इस नीचे वाली लाइन खींचकर मिला दो। आगे ये वाली लाइन को बिल्कुल सीधा ले जाओ, इसे सीधा ले जाओ, इसे सीधा ले जाओ, इसे सीधा, इसे सीधा। ठीक है बच्चों, ये बन गई आपकी एक आकृति। अब क्या करना है बच्चों? अब इसी लाइन से शुरुआत की आपने,
पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन थी इसको खींचा था, अब चौथी लाइन से मतलब है 1 2 3 4, चौथी लाइन को आगे खींचो, चौथी लाइन को आप आगे खींचोगे। ये अब बताइए बेटा, मैंने क्या बोला था, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 खड़ी लाइनें थी, ये एस ब्लॉक के लिए 2 खड़ी लाइनें हो गई। अब बीच में जो बन रहा है ये डी ब्लॉक है, ठीक है। तो डी ब्लॉक, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे 10, तो 10 खड़ी लाइनें बनानी। देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और अंतिम एक और लाइन है 10वां। 10 खड़ी लाइनें बन गई। अब इस लाइन को बच्चों बिल्कुल सीधा कंटिन्यू खींचो और ले जाके ये यहाँ पर मिला दो। देखिए बिल्कुल मैं सीधा लेके जा रहा हूँ और इसे यहाँ पर मिलाते जा रहा हूँ। हो गई, मिल गई। चलिए अब बारी आती है बच्चों किसकी, पी ब्लॉक बनाने की। ये डी ब्लॉक था, पी ब्लॉक देखिए कहाँ से बनेगा। ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइन, इसी लाइन को बिल्कुल सीधा आप समझ लीजिए ये जा रही है, ये यहाँ पर, और इसको इस लाइन को उठाइए, ये यहाँ से पी ब्लॉक उठाइए, पी ब्लॉक, ये ऐसा। बच्चों ये पी ब्लॉक के लिए बन रहा है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे 6, है ना। तो 6 खड़ी लाइनें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और वो छठवीं। जो छठवीं लाइन होगी यानी अंतिम लाइन, वो अंतिम लाइन पहली लाइन के बराबर होगी इसके। तो इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा ये और होगा, ऐसा, ये इस प्रकार। अब लाइनों को कंटिन्यू करो। तो ये लाइन तो बिल्कुल सीधा ऐसे गई, चली गई। अब ये लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। ये लाइन बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। बच्चों ये हमारी पीरियोडिक टेबल का एक ढांचा देखिए तैयार हो गया। चलिए अब मैं धीरे धीरे लिखता हूँ। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये 17वां और ये 18वां। देख रहे हैं। चलिए तो आवर्त सारणी बन गई बच्चों। अब हमने ऊपर वर्ग को लिखा, अब किसको लिखेंगे, आवर्तों को। आवर्त हमको ऊपर से नीचे आने पर मिलेगा। तो ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ा रहा था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी 7 आवर्त थे। तो मैंने बगल में बताया था इसमें 2 परमाणु होंगे, फिर नीचे 8, फिर नीचे 8 हो सकते हैं, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32, याद है। तो देखिए इस पर कितने होंगे, पहले आवर्त पर 2, इस पर कितने होंगे 8, इस पर कितने होंगे तीसरे आवर्त पर 8, इस पर 18, इस पर 18, इस पर 32, इस पर 32। इतने एटम सब में भरे होंगे। कैसे होंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चों, पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं। पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं। तो एस ब्लॉक की परिभाषा क्या होती है, पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं जो आवर्त सारणी में सबसे पहले बाईं ओर होते हैं, सबसे पहले बाईं ओर होते हैं। एस ब्लॉक के किन्हीं भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि किया जाए
तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष पर जाते हैं, s उपकोष पर जाते हैं। ठीक है, पहला जो इसका वर्ग होगा बच्चों, ये पहला वर्ग, इस पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं। पहले वर्ग में जो भी एटम आएंगे उसको क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा जो ये वर्ग है, इस दूसरे वर्ग में जो भी एस ब्लॉक का ये जो दूसरा वर्ग है, इसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब डी ब्लॉक की परिभाषा क्या है, ये बीच वाला। ठीक है, तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं। इनमें पाए जाने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष पर जाता है। याद रहेगा? ठीक है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य पाया जाने वाला तत्व है, खंड है, तत्व नहीं सॉरी, खंड है। डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको संक्रमण धातुएं कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब पी ब्लॉक पर चलते हैं। ये पी ब्लॉक वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं, जिनमें किन्हीं भी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष पर जाता है। इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है ना बच्चों। और पी ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में दाईं ओर बना होता है। ये देखिए, चलिए अब देखेंगे धीरे धीरे इनमें हम लोग पहले क्या लिखते हैं, तत्व पहले भरते हैं आपके सामने। ठीक है, तो बाई ट्रिक इस पे हम तत्व भरेंगे। देखिए मैं ट्रिक बोलता जाऊंगा, आप उसे सुनते जाएंगे। पहले वर्ग के लिए हे ली ना करे रब से फरियाद, पहला वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके अलावा यदि आप और कोई ट्रिक जानते हैं पहले से तो मैं ये नहीं कहता, यही याद कीजिए। आपको याद है तो फिर अच्छी बात है। वर्ग 13, चलिए पी ब्लॉक भर लेते हैं। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैली नहीं। ठीक, 14वां वर्ग भरते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु फिर, कहे सीता जी सुनो प्रभु फिर। 15वां नाइट्रोजन परिवार, नीता प्रीता ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल माता, सब ब्यूटीफुल माता। वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पियो लाला, ओल्ड स्टाइल से टी पियो लाला। फिर 17वां, फिर चलो बाहर आई आंटी 30 हो गया। वर्ग 18 हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओल्ड। पी ब्लॉक भर गया बच्चों आपके सामने। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक देखें कैसा होगा। चौथे आवर्त से डी ब्लॉक शुरू होता है, चौथे आवर्त से, ऊपर नहीं। ठीक है, तो देखिए सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। आगे फ्री कोचिंग निखिल कुजिन।
कुजिन, कजिन को कुजिन, ठीक है। पांचवें आवर्त के लिए हम यहां से भरेंगे यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राहें, पड़ी, आगे, चलकर, सीडी, कैडमियम। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। ला, हफ्ता, वरना, रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। चलिए अब ये लास्ट वाला देखिए। अच्छा, आर डी शर्मा, बुक है, डिफिकल्ट, रेंज कहीं से छूट गया है। अच्छा, आर डी शर्मा बुक है, मैथ, ठीक है। मैथ, डिफिकल्ट, रेंज, कोन, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके देखिए बी ब्लॉक में भी भर गए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इससे पहले समझाऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए बच्चों, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसा होता है। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122 प्रकार का होता है। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122 प्रकार का होता है, जहां पर n कोषों की संख्या या आवर्तों की संख्या बताता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ 1 भी हो सकता है n की जगह, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए लिथियम लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 3, 1s2 2s1। तो देखिए ये जो है ये 2, ये कोषों की संख्या बता रहा है, यानी आवर्तों की संख्या बता रहा है बच्चों। तो देखिए लिथियम किस आवर्त पे है? दूसरे आवर्त पे है। ये देखिए ये दूसरे आवर्त पर है, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल करके देखते हैं, और ये कोष भी बता रहा है, कोष भी बोल सकते हैं। चलिए कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम का 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 3p6 कितना हो गया? चेक करते हैं। 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 4s2। तो देखिए ये 4 क्या दर्शा रहा है? आवर्त की संख्या। तो कैल्शियम किस आवर्त पर होगा? चौथे। तो चेक करो कैल्शियम किस आवर्त पर है? चौथे। तो ये जो नंबर है आवर्त की संख्या बता रहा है, यानी कोष की संख्या बता रहा है। साथ ही साथ बच्चों आगे देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122 प्रकार का होता है। तो देखो n आवर्तों की संख्या बता रहा है, यानी S 1 में भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं S में, और 2 भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये बात है इसमें, ठीक है। चलिए अब P ब्लॉक का देखिए कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। NS2 NP126 NS2 NP126, यानी कि P से पहले S आएगा और S पूरा फुलफिल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P में 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों। चलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ठीक है। एक चीज और मैं कर लेता हूं बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे S1 S2, इसको D1 D2 D3
D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। इसी प्रकार इसको P1, P2, P3, P4, P5 और ये P6। तो देखिए दो क्या दर्शा रहा है बच्चों, आवर्त की संख्या। तो कार्बन किस आवर्त पर है, दूसरे आवर्त पर। चेक करो क्या सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, दूसरे आवर्त पर। दूसरी बात, P पर कितना इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो देखिए सॉरी 6 होता है, तो 2 2 4 2 6, यहाँ 2 आएगा। तो देखिए P2 लिखा हुआ है, तो P2 इस वाले खंड पर वही एटम रखे गए हैं जिनके P में 2 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, अब आगे देखें। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए P4 लिखा हुआ है। चेक करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 6 2 8। देखिए 2 क्या है, आवर्त की संख्या, बिल्कुल 2 आवर्त की संख्या है। P4, ये देखिए P4 इसी में रखा हुआ है। क्लियर होती है बात। चलिए क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पहले चेक करें, 6 2 8 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17। 3 क्या है, आवर्त की संख्या। तो क्लोरीन का आवर्त चेक करिए, तीसरा आवर्त, बिल्कुल सही। P में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 5। तो क्या P5 में है, बिल्कुल P5 में है। क्लियर होती है बात बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक का चेक करते हैं। तो बच्चों डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है वो देखें। n-1 D 1 to 10 4s 1 to 2, इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ। n क्या है, आवर्तों की संख्या। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, मैं इसी में सिखा दूंगा आपको। एक एग्जांपल लेता हूँ, n पकड़िए। चलिए n आप बोल दीजिए, मेरे पास कितना है, 4। ये कितना, 4। ठीक है, तो ध्यान से देखना, n की जगह पर लिखेंगे 4, 4 - 1 हो गया। अब d में आप 1 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। 1 ले सकते हो कम से कम, अधिकतम 10, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो चलिए मैंने लिया 3। अब आगे लिखते हैं 4s2। s में 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा। तो बच्चों s में 1 कब जाता है, मैं आपको याद दिला दूं। जैसे पहले इसको बताने से पहले आपको याद है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। याद है ना ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता है। क्यों पालन नहीं करता, क्योंकि उसका अगर आप बाहु के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो डी ऑर्बिट उसका अस्थायी होता है। इसीलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन कूद के डी में चला जाता है और एस जो है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कूद के डी में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो देखिए 1 भी जाता है, इसीलिए कुछ अपवाद के लिए 1 पहले से बता दिया गया। नहीं, मोस्टली एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो 1 कब भरे जाएंगे, 1 तभी होंगे जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं कौन सा एग्जांपल लेता हूँ, आप बाहु के नियम का पालन करने वाले का ले लिया। तो अब देखो इसको हल करेंगे तो ये होगा 3 D3 4s, ये बना। अब चेक करो D किस आवर्त पर है, सॉरी D जो है हमारा D3 है ना, इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, D3, ये D3 और सही है। और इसके बाद अब अंतिम कोष पर क्या है, अंतिम कोष ये 4 है, अंतिम ये 4 है ना। तो किस आवर्त पर आपने रखा, n मैंने क्या बोला था बच्चों, n आवर्तों की संख्या थी, तो यही वाला तो आवर्त आपने लिया था। ध्यान से फिर से देखो, फिर से एक बार देखिए, n-1 D 1 to 10 होता है, या तो 4s1 या 2, तो मैंने ले लिया अभी 2। ठीक है, n की जगह आवर्त की संख्या रख रहा हूँ भाई, मैं 4 रखा, 4 - 1, फिर D की जगह मैंने लिखा 3, 4s2 हो गया। तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 D3 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया हमारे पास। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका है चेक करते हैं। तो D3 कहाँ है, ये है भाई, मिला। अब वेनेडियम 21, 22, 23 होता है इसका, चेक करिए 23 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, चेक करिए 23 हो गए क्या, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 3 23 वेनेडियम ये इसका था। समझ में आई बात है। तो इस फार्मूले के आधार पर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप समझ रहे होंगे कि जो D होगा D वो अंतिम कोष से घट के आएगा। D अंतिम कोष जैसे क्या है मान के चलिए, यहाँ पे बेटा मैंने 4 लिखा है, इसको n कर लीजिए, ठीक है n, यहाँ 4 ही नहीं n आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने 4 कर दिया था, ये n है, ठीक है। तो एक बार और दूसरे एग्जांपल के साथ इसको हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे स्कैंडियम ले लीजिए, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चेक करिए इस फार्मूले के हिसाब से, देखिए क्या सही है, यही हिस्सा आएगा हमारा, लेकिन देखो क्या सही है। तो मैं कैसे चेक करवाता हूँ। सबसे पहले स्कैंडियम बच्चों किस पर है, चौथे आवर्त पर। फार्मूला क्या है हमारे पर, n-1, तो हमने लिखा n की जगह पर 4 -1 हो गया। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1, तो हमने लिखा D1, क्लियर होती है बात। इसके बाद NS1 या 2, n देखिए S है ना, S के साथ कितने 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, S कितने गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2, इस प्रकार। तो इसको घटाएंगे तो 3d1 4s2, इस प्रकार का विन्यास आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये वही है। तो बच्चे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका था, इससे आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। निरूपक तत्व किसे कहते हैं वो जानते हैं। निरूपक तत्व किसे कहते हैं, तो बच्चों S ब्लॉक तथा P ब्लॉक को संयुक्त रूप से हम लोग निरूपक तत्व कहते हैं। निरूपक तत्व कहते हैं, क्लियर हो गई बात। जैसे आपसे पूछा जाए निरूपक तत्व किसे कहते हैं, तो S ब्लॉक तथा P ब्लॉक को निरूपक तत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मेंडलीफ ने क्या किया था, जो वर्ग थे उनको 2 उपवर्ग में बांटा था, आपको याद है A और B। तो इसको यदि वर्ग में बांटा जाए तो देखिए कैसे बटेगा। इसको कहेंगे कि ये वर्ग A है और इसे भी कहेंगे ये वर्ग A है। S ब्लॉक P ब्लॉक वर्ग A है और D ब्लॉक वर्ग B है, याद रहेगा, ठीक है। S ब्लॉक P ब्लॉक वर्ग 1 है, वर्ग A है और D ब्लॉक वर्ग B है, B उपवर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रोमन अंकों में दर्शाया जाता है, आपको पता है। तो इसको हम बोलेंगे 1A, इसको बोलेंगे 2nd A, फिर आएगा 3rd A, ये है 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7A, 8A, हो गया। इसको कहा B, तो 2 के बाद आता है 3, तो इसको बोलेंगे 3rd B, इसको बोलेंगे 4th B, इसको कहेंगे 5th B, इसको कहेंगे 6th B, इसको कहेंगे 7B, और इसको और इनको तीनों को संयुक्त रूप से कहेंगे 8B, ठीक है। फिर 8 के बाद आगे नहीं बढ़ते, फिर से 1 लेंगे, इसको बोलेंगे 1B, इसे कहेंगे 2nd B, ठीक है। ये 1B है, ये 2nd B, हो गई बात। चलिए अब कुछ बातें करते हैं। वर्ग 18 को बच्चों हम लोग नोबल गैस कहते हैं, या तो इसे हम लोग अक्रिय तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन किसी भी परमाणु को आप ले लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका बाहरी कोष जो होता है उनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे होते हैं, तो इस कारण वो ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनकी ये खासियत है, ठीक है। इसलिए इनको अक्रिय तत्व कहते हैं और इन्हें शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था शून्य वर्ग के बारे में, है ना।
तो शून्य वर्ग के तत्व भी इसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों इनकी वैलेंसी जो होती है ना वो शून्य होती है, बंद बनाने की क्षमता नहीं है, इसीलिए इसे शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। इसके बाद वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन परिवार कहते हैं। हैलोजन बच्चों एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द का अर्थ होता है लवण बनाना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हैलोजन परिवार कहा जाता है, ये इन्हें हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाना। एस्टेटाइन जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद वर्ग 16, ये वर्ग 16 है। वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार को कैल्कोजन भी कहते हैं, कैल्कोजन भी कहते हैं, कैल्कोजन परिवार इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नाइट्रोजन परिवार है, ये कार्बन परिवार है, ये बोरान परिवार है। कार्बन की बात करते हैं बच्चों, तो कार्बन जो है इसके अपरूप हैं, कौन कौन से अपरूप? हीरा, ग्रेफाइट तथा साथ ही साथ फ्लोरीन। फ्लोरीन का आकार फुटबॉल की तरह होता है। बाकी हीरा आप जानते हैं, ग्रेफाइट भी जानते हैं, जो पेंसिल जिससे हम लिखा करते हैं, जो नोक होती है वो ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब थोड़ा सा हम परमाणु क्रमांक की बात कर लें, अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें करनी है इनमें। तो बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 1, इधर गए इसका परमाणु क्रमांक 2, फिर इसका आए नीचे 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। बच्चों 57 के बाद ये 58 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आवर्त 6 से ये जो लेंथेनम है इससे एक श्रेणी निकलती है, एक श्रेणी निकलती है जिस श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी? लेंथेनाइड। तो ये एक लेंथेनाइड श्रेणी निकलती है। जैसे लेंथेनाइड से एक श्रेणी निकलती है उसी प्रकार एक्टिनाइड से भी, AC से भी एक श्रेणी निकलती है, उसे एक्टिनाइड कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इन्हें F ब्लॉक भी कहा जाता है। तो F ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? F में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 14। तो 14 खड़ी लाइनें बनानी है, देख लीजिए। चौदह खड़ी लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो 13। थोड़ा सा बच्चों इसको छोटा कर देते हैं। अब ये तो आपको पता हो गया ना कि ये किसकी श्रेणी है, लेंथेनाइड की और एक्टिनाइड की। ये अब इसको बीच से इसका पार्टीशन कर देते हैं। ऊपर वाली श्रेणी लेंथेनाइड की होगी, नीचे वाली एक्टिनाइड की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड श्रेणी। इसको F ब्लॉक कहते हैं, F ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें 57 के बाद सीधा यहाँ पर 58, यहाँ पर 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 71 के बाद बच्चों 72 हाफ नियम का, 72, फिर से वही तरह 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 के बाद 87, 88,
फिर ये 89, इस AC एक्टिनियम से एक्टिनाइड श्रेणी निकली है, तो 89 के बाद ये होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103 के बाद 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो देखिए बच्चों 118 एलिमेंट्स जितने होते हैं हमारे पास, उन सबको हमने भर भी लिया। उसका क्रमांक भी हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, यदि हमको आवर्त सारणी बनाते बनती। मैंने आपसे कहा था कि आपको आज से आवर्त सारणी में जो भी परमाणुएं पाई जाती है उनका क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आपसे ये बनने लगा तो फिर आपको तो कोई नहीं रोक सकता परमाणु क्रमांक याद होने से। ठीक है, फिर भी मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप उसे याद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने क्या, हाँ, ये जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था संक्रमण तत्व के अंदर से एक श्रेणी निकली है, ये इससे श्रेणी निकली है, इससे श्रेणी निकली है, तो अंदर से निकली है, तो इसलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो देखिए 1 2, मैंने कहा था दूसरे आवर्त में 8 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार इसको गिनेंगे तो 8, इस पे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसी प्रकार इसको गिन लीजिएगा। फिर देखिए 32, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, इस तरह इसको भी गिन लीजिएगा और इसको भी शामिल करके गिनिएगा। तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल ढांचा आपका सही है। इसके बाद अब ये इन एलिमेंट्स का नाम बता दूं कैसे भरना है। ठीक है, तो देखिए इस पर सिर पर नींद PM सामने, फिर देखिए यूरोप गए तब डायरिया हो गया, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, HO हो गया। फिर इस पर इंजीनियर तुम ये Y भी है, ये लो, इंजीनियर तुम ये लो। फिर ये लास्ट वाला देखिए सिर पर नींद PM सामने, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, इंजीनियर तुम ये लो, LU। ठीक है, अब इस पर देखिए थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम, नहीं CM है, पुराने आम कम बिके। ठीक है, चलो इस फैमिली में 9 लड़की। ठीक है, तो क्या देखें, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, चलो इस फैमिली में 9 लड़की। ठीक है, चलिए इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को अक्सर ये परेशानी होती है कि कौन से तत्व धातु है और कौन से तत्व अधातु है। इनकी पहचान हमको करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो हमको पता करना रहता है कौन धातु है कौन अधातु है। तो बच्चों इनमें मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन देखिए ऐसे जा रही है, ये यहाँ तक आई है, देख रहे हैं। इसके बाद ये देखिए SB,
इसके बाद जर्मेनियम Ge, और पोलोनियम, ये देख रहे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन खींची है ऐसी, साथ ही साथ 3 गोले बनाए हैं। तो इन लाइनों में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये गोले में जो एलिमेंट्स है वो सब के सब उपधातु है। क्या है? उपधातु। याद रहेगा? याद रहेगा ना? ये लाइन आप खुद से खींच सकते हैं, एस्टेटाइन तक बिल्कुल सीधे ले आइएगा, फिर उसी के बगल में यहाँ पे गोले मार लीजिएगा, पता चल जाएगा ये उपधातु है। उपधातु क्या होती है बच्चों? उपधातु जो धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण दर्शाती है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अधातु किसको कहते हैं बच्चों? तो इस लाइन के उस तरफ ये सब उस लाइन के इस तरफ जितने आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे उन्हें हम लोग अधातुएं कहते हैं। अधातुएं वे हैं जो ऋणायन बनाती हैं। अधातुओं में बच्चों कोई चमक नहीं होती तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, चोट मारने पर बिखर जाते हैं, तन्यता नहीं पाई जाती। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत बच्चों ये जो आयोडीन है, अब ये गोला उपधातु के लिए नहीं है, अब मैं ये गोला अपने आप को समझाने के लिए बता रहा हूँ। आयोडीन जो है ये अधातु है, लेकिन ये अधातु में चमक पाई जाती है। दूसरी बात, जितनी अधातुएं हैं वो गैस के रूप में भी मिलेंगी आपको और सॉलिड के रूप में मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन ठोस है, ठीक है ना, गैस के रूप में भी मिलेगी, ठोस के रूप में भी मिलेगी। लेकिन ब्रोमीन इकलौती ऐसी अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय तत्व कहते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते। आगे देखिए गैलियम। गैलियम, अब इधर देखिए, इस लाइन के इधर चले आइए, इस गोले को छोड़कर, ठीक है, यानी इस लाइन में जो तत्व आ रहे हैं ये गोला ही, बस इनको छोड़ करके इधर चले आइए, जितने भी तत्व मिलेंगे वो सब के सब धातु है। तो इसका मतलब गैलियम भी धातु है, वो तो समझाने के लिए गोला लगाया था। तो गैलियम बच्चों एक ऐसी धातु है जो हमारे आपके सामान्य जिस टेम्परेचर पर रहते हैं हम लोग, साधारण टेम्परेचर पर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये सॉलिड होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर और बढ़ता है ये अपने आप लिक्विड हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जितनी धातुएं होती हैं वो सब की सब आपकी कैसी होंगी? ठोस होंगी। लेकिन जो ये पारा होता है, ये पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 1b इन तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। कौन सी? सिक्का धातु कहते हैं। सारे तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, परंतु जिंक, कैडमियम, पारा इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। क्यों संक्रमण तत्व नहीं कहते? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके डी कोष में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। डी ब्लॉक में जितने भी एटम पाए जाते हैं ये धातु होते हैं। साथ ही साथ ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होते हैं तो अभिकारकों की क्रिया के वेग में परिवर्तन ला देते हैं, या घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक का भी ये अच्छा काम करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये जो हैलोजन होते हैं ना, ये भी कलरफुल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हैलोजन जो है वो रंगीन होते हैं क्यों? तो जितने भी हैलोजन होते हैं वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के बाद जब वापस 10⁻⁸ सेकंड से वापस जब नीचे लौटते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं जो प्रकाश के रूप में होती है, इसीलिए हैलोजन चमकदार होते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों बारी है वर्ग 1 की। वर्ग 1 में आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ऐसी धातु है जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। अगली बात, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में बच्चों इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। ये नमी तथा वायु के साथ क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के बाद विस्फोट पैदा करती है या तो जलने लगती है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि अभी आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इनका विन्यास, मतलब इनका क्रमांक याद करने के लिए। जैसे एस ब्लॉक में कौन है, एस ब्लॉक में जो तत्व पाए जा रहे हैं उनका क्रमांक कैसे याद करना है, जैसे ये सब नहीं याद करना है तो उसके लिए देखिए एस ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे उनके लिए आप एक गोल्डन नंबर इस्तेमाल करेंगे एस ब्लॉक के लिए। ठीक है। एस ब्लॉक के पहले वर्ग के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32।
यानी इसका एक याद कर लो, एक में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 8, 3 में फिर 8 जोड़ोगे तो ये, फिर 8 इसमें जोड़ो, फिर 18 इसमें जोड़ो, फिर 18 इसमें जोड़ो, 32 फिर जोड़ो। ठीक है, 32 इसमें जोड़ दो। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन का याद करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर लिथियम में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा 11। फिर इस 11 में फिर से ये वाला 8 जोड़ दो तो हो गया 19। 19 में 18 जोड़ दो तो इतना आएगा, फिर 19 में इतना जोड़ दो तो इतना आएगा, फिर 32 जोड़ दो, इस प्रकार। फिर सेकंड वर्ग की देखिए ट्रिक क्या होगी। सेकंड वर्ग की ट्रिक क्या होगी, 2 हटा दीजिए बस, 8 8 18 18 32 32। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप करेंगे, बस 2 हटा दीजिए और यहाँ 32 बढ़ा दीजिए। 32 नहीं बढ़ेगा, हो गया, इतना ही रहेगा। ठीक है, 8 8 18 18 32। अब देखिए पी ब्लॉक के लिए कौन सी ट्रिक लगेगी। अब पी ब्लॉक में देखिए आप कैसे याद करेंगे, मतलब आपको देखिए हाइड्रोजन का क्रमांक याद होगा तभी ये ट्रिक लग पाएगी, क्योंकि जोड़ना है। बेरिलियम का याद करना पड़ेगा, 4 आपको याद होगा तभी ये सब चीज़ इसमें जोड़ जोड़ के लिख पाओगे। ठीक है, पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में देखिए, पी ब्लॉक के लिए 13 से 17, वर्ग 13 से वर्ग 17 के बीच में एक ही ट्रिक काम करेगी। उस दौरान आपको बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे फिर आप जोड़ते जाएंगे। क्या क्या जोड़ेंगे, तो 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32। इस पे 8 जोड़ो, फिर इस पे 18 जोड़ो, फिर इस पे 18 जोड़ो, इस पे 32 जोड़ोगे, है ना। देखिए कैसे करना है, ये इस पर आप 8 जोड़ोगे तो इतना आएगा, फिर इस पर 18 जोड़ोगे तो इतना आएगा, फिर इस पर 18 जोड़ोगे तो इतना आएगा, फिर इस पर 32 जोड़ोगे तो इतना आएगा, फिर इस पर 32 जोड़ोगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ग 18 के लिए देखिए कौन सी ट्रिक होगी। लास्ट है पी ब्लॉक का, वर्ग 18 के लिए आप कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, 8 8 18 18 32 32। इस प्रकार की आप यहाँ पर इस पर ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये पूरी आवर्त सारणी मैंने आपको पूरी बातें इसमें बता दी है। इसके बाद मैं कुछ बातें और बताऊंगा कि बच्चों जो हमारा परमाणु क्रमांक 100 है, कहाँ है 100, ये 100, यहाँ तक 100 तक जो भी तत्व मिले जिस भी स्रोत से, उसका आप वहाँ पर नाम, जहाँ से भी है उसका आप नाम लिख सकते हैं। परंतु 101 से लेके 118 तक के तत्वों का नाम जो है उसे IUPAC संस्था भी कर सकती है। तो IUPAC द्वारा 101 से लेकर 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पर सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि सारी आवर्त सारणी को 2-3 बार बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब अब हम लोग इसके गुण पढ़ेंगे ना कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, हम अपनी अगली क्लास में यही सीखने वाले हैं IUPAC के बाद। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जब मैं बोलूँगा ऊपर से नीचे आने पर तो आपको पता हो जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है तब पता हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आज हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।